नमस्कार, जय हिंद। मैं वीर प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान एक धरोहर। ज्ञान को धरोहर मानकर एक से दूसरे तक पहुंचाने की इस कड़ी की शुरुआत हम रिप्रोडक्शन चैप्टर के साथ करते हैं। बायोलॉजी का वह टॉपिक जो सदाबहार माना जाता है, रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में आज हम इस तरह से बात करेंगे कि फिर इसे दोबारा आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी, रिप्रोडक्शन होता क्या है? री का मतलब होता है अगेन, अगेन प्रोडक्शन, फिर से प्रोडक्शन होना। इसका मतलब वो पहले से है। जी हाँ, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन ही है प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, प्रोडक्शन ऑफ new organism from pre-existing organisms। ये प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स कहने का क्या मतलब हो गया? जैसे मनुष्य हैं, ह्यूमन से ह्यूमन का आना, ह्यूमन पहले से ही धरती पे है तो ह्यूमन से ह्यूमन का आना, डॉग से डॉग का आना, गधे से गधे का आना, इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। चलिए अगर रिप्रोडक्शन समझ में आ गया है कि इसे कहते किसको हैं, जो ऑर्गेनिजम्स पहले से इस धरती पे हैं उसी का एक रूप का फिर से धरती पे आ जाना, इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। ये होता कैसे है और कितने तरह का होता है? ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो है एसेक्सुअल एंड सेकेंड इज सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक। इसके लिए पहले हम लोग जान लेते हैं ये होता कहाँ है। तो ये हमेशा होगा लोअर ऑर्गेनिजम्स में, और ये होगा हायर ऑर्गेनिजम्स। हायर ऑर्गेनिजम्स कहने का मतलब है ह्यूमन, फ्रॉग, एटसेट्रा एटसेट्रा। लोअर ऑर्गेनिजम्स कहने का मतलब हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, सिंगल सेलुलर जितने भी हैं। सेकंड पॉइंट, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेलुलर है उसमें तो मल्टी सेलुलर है भी नहीं कि एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो सके, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। टू पेरेंट्स होते हैं। इसमें जो ऑफ स्प्रिंग होता है, ऑफ स्प्रिंग कहने का मतलब जो बच्चा हो गया वो आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होगा। इसमें जो ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा वो नॉन आइडेंटिकल होता है। ऑफ स्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट। ऐसा क्यों होता है? आइडेंटिकल कहने का मतलब है अगर अमीबा का जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बन गया, जैसे अमीबा का जो बच्चा है, डॉटर सेल है, आप उसे देखकर पता नहीं पाएंगे। जब अमीबा का द्विखंडन होगा, अमीबा से एक नया अमीबा बनेगा, तो आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा पेरेंट था और कौन सा उसका अगला वाला पीढ़ी है। जी हाँ, दोनों एक ही तरह के दिखेंगे, जबकि हम लोग में ऐसा होता नहीं है। प्रायः एग्ज़ाम्पल अपना ही लें तो छोटे बच्चे पहचान में आ जाएंगे कि नई पीढ़ी कौन सी है, न्यू ऑर्गेनिजम्स कौन सी हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है गैमेट्स। गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं इसमें। और यहाँ गैमेट्स इन्वॉल्व होता है।
अब ये गैमेट्स है क्या, गैमेट्स इन्वॉल्व होता है, तो ये गैमेट्स है क्या, इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेल को कहते हैं गैमेट्स। रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड गैमेट। इसे नोट डाउन कर लीजिए, अभी मैं आउट ऑफ स्क्रीन हो रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से इसकी नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए। अभी हम बात करेंगे गैमेट्स के बारे में। जी, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। हमने देख लिया कि प्रोडक्शन किन तरीक़ों से हो सकता है, तो दो तरीक़ों से, एक तो सेक्सुअल, दूसरा एसेक्सुअल। ये है क्या, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसके भी बहुत से तरीके हैं, जैसे बाइनरी फ्यूजन वगैरह। इसमें आप पेरेंट्स को नहीं पहचान पाइएगा, बच्चा और पेरेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे के हूबहू हो जाते हैं। और जबकि उसके विपरीत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स के पार्टिसिपेशन के कारण वो क्या हो जाता है, ऑफ स्प्रिंग अनआइडेंटिकल होता है। पेरेंट्स से आप उसको पहचान सकते हैं कि कौन पेरेंट्स है, कौन उसके ऑफ स्प्रिंग है। तो हम बात कर रहे थे गैमेट्स के बारे में। ये क्या होता है, सेक्सुअल सेल, दैट इज द सेल having reproduction capacity। ईश्वर ने सारे सेल में रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं दी है, कुछ खासी सेल में रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी दी है, जिसे हम लोग कहते हैं गैमेट्स। ये दो तरह का हो गया, क्योंकि दो पेरेंट्स हैं तो दो तरह का, एक तो मेल में मेल गैमेट्स होगा, कहने का मतलब है मेल में रिप्रोडक्शन एबिलिटी वाले सेल को हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स, जिसका एक खास नाम भी है जिसको स्पर्म कहते हैं। और फीमेल में रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है जिस सेल में, उसको फीमेल गैमेट्स कहेंगे। उसका एक खास नाम है ओवम। ओवम जो होता है स्पर्म से लगभग में 20 टाइम्स बड़ा होता है, 16 टाइम्स टू 20 टाइम्स। ये हो गया मेल गैमेट्स, ये हो गया फीमेल गैमेट्स। ये जब तक आपस में मिलेंगे नहीं तब तक नया ऑर्गेनिजम्स बनेगा नहीं। इन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ मीटिंग या फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इससे क्या होगा, दोनों सेल मिलकर अब एक नया सेल बन जाएंगे, दोनों सेल मिलकर एक नया सेल बन जाएगा और वही सेल जो है एक नए ऑर्गेनिजम्स का पूरा जेनेटिक कोडिंग रखेगा कि बच्चा कैसा होगा। उस जो यूनिक सेल को कहते हैं, जो कंबाइंड सेल है, फ्यूज्ड सेल है, उसको कहते हैं जाइगोट। जब ये सेल का डिवीज़न होगा तो जाइगोट बन जाएगा एम्ब्रियो। अभी इसमें कोई बॉडी पार्ट नहीं बना है, जैसे इसमें बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाएगा तो उसे स्पेशल नाम देंगे फोइटस। फोइटस के बाद बन जाएगा चाइल्ड, और चाइल्ड बनने के बाद धरती पे वो आ चुका है, उसे एक प्यारा प्यारा सा हम नाम दे देते हैं, चुन्नू मुन्नू दीपू राजू, जो भी आपका प्यारा सा नाम है। यही वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम आए हैं, आप आए हैं। इस समस्त संसार में जितने भी प्राणी हैं इसी प्रक्रिया के थ्रू आए हैं। फिर से इसे समझते हैं। गैमेट्स क्या होता है, ईश्वर ने सभी सेल में रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं दी है, एक नया जन्म देने की कैपेसिटी नहीं दी है। वो खास सेल जिसमें एक नए जन्म देने की कैपेसिटी हो उसे कहते हैं गैमेट्स। मेल गैमेट्स का नाम क्या है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स का नाम है ओवम। जब दोनों फ्यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एक नया सेल बनता है, दोनों का जो फ्यूज्ड सेल है, उसे कहते हैं हम लोग जाइगोट।
ये सिंगल सेल होता है, ये सिंगल सेल है। जब ये मल्टी सेलुलर हो गया, अब ये सेल का डिवीज़न होगा, चूँकि पूरी बॉडी बननी है, हमारे शरीर में 10⁻13 सेल्स है अप्रॉक्स, तो ये मल्टी सेल बन जाता है, मल्टी सेलुलर हो जाता है। अभी इसमें कोई बॉडी पार्ट नहीं बढ़ा, जब से ही बॉडी पार्ट बनना शुरू होगा तो उसे हम कहेंगे फोइटस। और सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाएं, लगभग में 9 महीने का समय लग जाता है। 9 महीने के समय के बाद जब वो पूर्ण रूप से संसार में आने के लिए तैयार हो जाता है तो वो कहलाता है अब चाइल्ड, और उसे हम लोग प्यारा प्यारा सा नाम दे देते हैं। यही वो प्रक्रिया है। अब हम जानेंगे कि मेल गैमेट्स या स्पर्म आता कहाँ से है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि आया कहाँ से, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो फिर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हम लोग समझ नहीं पाएंगे। चलिए इस प्रक्रिया को जानने के लिए यहाँ तक आप नोट कीजिए। मैं स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए आउट हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे ख्याल से। इसका नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा। हम लोगों ने बात कर लिया है कि कैसे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलकर एक नए जीवन का आधारशिला रखते हैं, एक नए जीव की उत्पत्ति की आधारशिला कैसे रखी जाती है और कैसे हमारा विकास होता है। जी हाँ, स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये देखते हैं कि स्पर्म आता कहाँ से है। स्पर्म चूँकि मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, तो इसे हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेल गैमेट्स आता कहाँ से है। जी हाँ, ये हमारा टेस्टिस हो गया, ये एपिडिडाइमिस हो गया। टेस्टिस में 2 पेयर होते हैं टेस्टिस के, सॉरी 1 पेयर, 1 पेयर में 2 हो जाएंगे टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्टोर कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में। स्पर्म को पहुंचने के लिए जगह भी तो चाहिए, इसको कहते हैं वैज डिफरेंस। जो कि बाहर एक कॉमन ओपनिंग में आएंगे। इसको हम लोग कह लेते हैं यूरेथ्रा। ये सेमिनल वेसिकल है। ये यूरेथ्रा जो कनेक्ट होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से होता है, जिसे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ये किडनी से कनेक्ट होगा, ये यूरेटर है। ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर। खैर, इसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक और कॉमन ग्लैंड होता है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड।
जस्ट जंक्शन के पास ही होता है। तो इतने सारी चीज़ों की हमें जानकारी लेनी है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया। शुरुआत होगी टेस्टिस से, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाएगा। स्टोर कहाँ होगा? एपिडिडाइमिस में। इसे बाहर आने के लिए एपिडिडाइमिस से जगह चाहिए जो देगा वैस डिफरेंस, जिसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। डक्ट मतलब रास्ता, नली, स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। वैस डिफरेंस के जस्ट ऊपर में एक ग्लैंड होता है जिसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसको न्यूट्रिशन देता है, और ये स्पर्म जो है यहाँ पहुँचकर फिर ये बाहर की ओर आ जाता है। यही प्रक्रिया है। चलिए, टेस्टिस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के बाहर एक पाउच में होता है जिसको कहते हैं स्क्रोटम। पहला ही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि स्क्रोटम में ही टेस्टिस को क्यों रखा जाता है। कहने का मतलब है कि ह्यूमन टेस्टिस जो है, मेल टेस्टिस जो है, वो शरीर के बाहर क्यों रहता है। क्योंकि इसकी फंक्शनिंग के लिए शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर पे ये पूरे अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटे सेल का प्रोडक्शन करता है, सबसे छोटे सेल का मैन्युफैक्चरिंग करता है, और वो छोटा सेल सारे जेनेटिक कोड्स को बहुत अच्छे से रखा हुआ है। उसमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है जो कि सारे सेल में नहीं है। तो इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत अच्छा से इन्वायरमेंट चाहिए। इसको शरीर के बाहर रखा जाता है ताकि इसको शरीर के हीट से, शरीर के जितना टेम्परेचर है, शरीर का टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री का 2 से 3 डिग्री की कमी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में बताइएगा। तो स्क्रोटम के बारे में, जो आउटर पाउच होता है, शरीर के बाहर जो पाउच होता है जिसमें हमारा टेस्टिस रहता है, उस पाउच का नाम है स्क्रोटम। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस होता क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ स्पर्म है। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सेल को प्रोड्यूस करने वाला। ये करता कैसे है? देखिए, टेस्टिस में कुछ टर्म बस याद रखिएगा। अभी 250 के तकरीबन में, 250 के तकरीबन में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। एक कंपार्टमेंट होता है, बहुत सारा कंपार्टमेंट बना होता है जिसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कम से कम 250 कंपार्टमेंट होता है। हमारे शरीर में एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। वही हम लोगों को हमारे शरीर के हर बॉडी के हर चीज़ को इन्फॉर्मेशन देता है, कमांड देता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है एट द एज ऑफ, जैसे एडोलसेंस आने वाला होता है उस समय बोलता है कि नहीं, अब टेस्टिस का प्रोडक्शन कीजिए। तो वो सेक्रेट करता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ये किसी खास एज पर ही सेक्रेट होता है। इस एज पे FSH पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सेक्रेट करता है। और कहता है कि अब स्पर्म का प्रोडक्शन का टाइम आ चुका है, अब आज स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू कीजिए। तो FSH जो है सर्टुली सेल्स को एक्टिव होने के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एक्टिवेट करता है FSH, और यहाँ से इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। स्पर्म प्रोडक्शन होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाएगा। स्पर्म प्रोड्यूस होकर स्टोर कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो टेस्टिस का पहला काम तो हो गया प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। दूसरा काम हो गया
हार्मोन्स को सेक्रेट करना, मेल हार्मोन। जैसे टेस्टोस्टेरोन, का बनाना और इसको सेक्रेट करना। ये टेस्टोस्टेरोन बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है। ये क्या करता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट करता है, और इसका दूसरा काम क्या है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं। इसको भी मैनेज इसी को करना है। अब ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या हो गया, प्राइमरी क्या है? सेक्स कैरेक्टर वैसा कैरेक्टर्स होता है जिससे ये पता चले कि उसका सेक्स क्या है। सेक्स कहने का मतलब वो मेल है या फीमेल है। जैसे जन्म होता है तो कुछ बॉडी पार्ट्स को देखकर हम पता कर लेते हैं कि वो जो ऑफ स्प्रिंग है, वो जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो गर्ल्स है या बॉयज़ है, गर्ल है या बॉय है। वैसे चीज़ों का पता कर लें तो वो हो जाता है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, जिसको देखकर केवल पता चल जाता है। कुछ चीज़ें जो है समय के हिसाब से पता चलती हैं। जैसे अब तो कपड़े पहनने लगे हैं बच्चे, तो कपड़े पहनने के बाद उनका पता नहीं चलता है कई बार कि वो लड़की है या लड़का है। तो आफ्टर अ एज टेस्टोस्टेरोन अगर सेक्रेट किया अच्छे से तो बच्चों का जो है शरीर में एक अलग तरह का डेवलपमेंट होगा रेदर देन गर्ल्स। उनका चेस्ट जो है ब्रॉड हो जाएगा, मस्क्यूलर मसल्स हो जाएगा, मसल्स थोड़ा सा कठोर होने लगता है, आवाज़ भारी होने लगता है, बियर्ड्स आने लगेंगे, प्यूबिक पार्ट्स पे हेयर आने लगेंगे। ये सब कौन लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन ही लाता है। इसी के कारण जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये सही से सीक्रेट नहीं किया तो बहुतों की दाढ़ी अच्छी से नहीं हो पाती है, बहुतों का शरीर में वो जो डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे पता चले कि वो गर्ल्स है या बॉयज़, वो नहीं हो पाता है। तो एक एज के बाद भी वो उसका पता नहीं चल पाता है। कई बार पीछे से देखने पे या साइड से या आगे से भी देखने पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है, या लड़की है या लड़का है। तो उसका रीज़न यही है टेस्टोस्टेरोन। इसका सेक्रेट होना सही समय पे और अच्छी मात्रा में सेक्रेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ही आपका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को भी डेवलप करता है। और पहला क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट। मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, सारी चीज़ों का डेवलपमेंट का उत्तरदायित्व किसको दिया गया है? टेस्टोस्टेरोन को दिया गया है। पहला फंक्शन इसका क्या है? तो स्पर्म का प्रोडक्शन है। हमने टेस्टिस को अच्छे से जान लिया। टेस्टिस का काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। दूसरा काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन। टेस्टोस्टेरोन किस लिए ज़रूरी है? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग टेस्टिस से आगे चलते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आउट होता हूँ, 2 से 3 सेकंड्स के लिए। थोड़ी देर में मतलब 3 से 5 सेकंड। अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेस्टिस हो गया। अब हम लोगों ने देख लिया कि स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। स्पर्म का प्रोडक्शन होकर वो स्टोर कहाँ होगा? तो एपिडिडाइमिस में। अब छोटी छोटी बातें करेंगे ताकि आपका ज़्यादा ये वीडियो लंबा ना हो जाए, और फिर अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जहाँ हम लोग बात करेंगे हमारी माताओं बहनों को ईश्वर ने क्यों हम लोगों से ज़्यादा खास बनाया है, पीरियड्स क्या होता है, फिर प्लेसेंटा के बारे में बात करेंगे। अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। एपिडिडाइमिस के बारे में बात करेंगे। इसको कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। स्पर्म का प्रोडक्शन होकर स्टोर कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस में। फिर वैज डिफरेंस। ये डक्ट होता है, एक नली होती है जहाँ से क्या होता है? स्पर्म जाता है।
स्पर्म का मूवमेंट होता है ये इसी डक्ट से। स्पर्म टेस्टिस से इसको बाहर आना है यूरेथ्रा के थ्रू। ये कैसे आएगा? तो टेस्टिस से ये जंक्शन तक लेके जाता है जो डक्ट, इसको कहते हैं वैज डिफरेंस। वैज डिफरेंस को अगर काट दिया जाए तो इसको कहते हैं हम लोग सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन मेल। मैंने इसके रास्ते को ही बंद कर दिया, इसको काट के इसके रास्ते को बंद कर दिया, तो वो क्या कहलाता है? इससे जुड़ा हुआ वैज डिफरेंस से एक जुड़ा हुआ मेथड है। इन मेल इसको कहते हैं वैसेक्टॉमी। जनरली बायोलॉजी में जहाँ भी टॉमी देखिए उसका मतलब होता है काटना। वैज डिफरेंस को काट देना ही वैसेक्टॉमी कहलाता है। काटने से क्या होगा? स्पर्म का प्रोडक्शन तो होगा, स्टोर भी होगा, स्पर्म आगे जाएगा। मैंने काट कर इसको बांध दिया है, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, बाहर निकलेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? जब स्पर्म निकलेगा नहीं, मीट किया करेगा नहीं ओवम के साथ, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, फर्टस नहीं बनेगा, चाइल्ड तक तो पहुँचेगा ही नहीं। तो हमने ये सर्जिकल मेथड के बारे में समझ लिया। अगर इसको काट दिया जाए तो ये सर्जरी ही किया मैंने। सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल क्या कहलाता है? वैसेक्टॉमी। ये वैज डिफरेंस से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने एपिडिडेमिस के बारे में पढ़ लिया कि टेस्टिस से कैसे स्पर्म का जनरेशन होता है और स्टोर कहाँ होगा, स्टोर होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, वैज डिफरेंस के थ्रू। अगर आगे बढ़ने से रोकना है, इसका मतलब है बर्थ कंट्रोल के बारे में आप सोच रहे हैं मेल में, तो सर्जिकल मेथड एक आप सीख लिए हैं, दैट इज़ वैसेक्टॉमी। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेमिनल वेसिकल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और प्रोस्टेट के बारे में। दोनों के बारे में हम लोग कंबाइन तौर पे अभी बात कर लेते हैं। प्रोस्टेट के बारे में किसी दिन मैं ख़ास तौर से बताऊंगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ये दोनों मिलकर एक फ्लूइड सेक्रेट करते हैं। उस फ्लूइड का काम क्या है? नरिशमेंट। स्पर्म यहाँ तो जाएगा, यहाँ से निकला है और उसको आगे भी जाना है। यही नहीं है, जब उसकी जर्नी की शुरुआत होती है वजाइना से लेकर और वोम से लेकर उसको फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचना है, तो उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देगा? तो यही फ्लूइड देगा। इसमें होता है फ्रुक्टोज, जो उसको एनर्जी देता है। दूसरी बात है बहुत इम्पोर्टेंट, मोबिलिटी को इजी बनाता है ये। इसमें क्या होता है? ये फ्लूइड है, बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा और इतना इसको फिसलनदार बना देता है। क्योंकि ये देखिए यूरेथ्रा जो होता है, यूरिन निकला है, यूरिन में यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनाइन, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, मिनरल, सॉल्ट, आयंस और ढेर सारा गंदगी होता है। तो ये ट्रैक बहुत ही खतरनाक ट्रैक है। एक तो स्पर्म सबसे छोटा सेल है, स्पर्म सबसे छोटा और बहुत ही खास सेल है, तो ये खतरनाक रास्ते में वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? एसिडिक होता है। यूरेटर मोस्टली क्या है? यूरिन के कारण जो होता है एसिडिक होता है, एसिडिक मीडियम है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस होना चाहिए, और वाटर सोल्यूबल बेस को अल्कलाइन कहते हैं, अल्कली। तो ये अल्कलाइन इन नेचर होता है फ्लूइड।
ये किस नेचर का होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको एसिडिक मीडियम से होकर गुजरना है, एसिडिक पाथ से होकर गुजरना है। और एसिड, हम लोग एक कॉमन थॉट भी है कि एसिड चीज़ों को ख़राब करती है, सही भी बात है। और स्पर्म तो सबसे छोटा सेल होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल है, और उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट वो सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए ईश्वर ने बनाया है सेमिनल वेसिकल्स को, और प्रोस्टेट मिलकर एक फ्लूइड सेक्रेट करते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि अल्कलाइन इन नेचर होता है, और एसिडिक ट्रैक से एक तो मोबिलिटी उसका हाई इतना कर देते कि ज़्यादा देर रुके नहीं, और रुके भी मतलब ज़्यादा देर रुके नहीं, और जितना देर भी रहे उसमें वो ख़राब नहीं हो, इसलिए वो उसको अल्कलाइन इन नेचर बना के देते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेमिनल वेसिकल से। और एक चीज़ है कि स्पर्म प्लस फ्लूइड जब दोनों मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं सीमेन। तो स्पर्म और सीमेन में कंफ्यूज मत होइएगा। स्पर्म क्या होता है? स्पर्म मेल गैमेट्स हो गया। सीमेन क्या है? मेल गैमेट्स इंक्लूडिंग फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये जो सीमेन है, अब यहाँ से आने के बाद ये सीमेन बन जाता है, और सीमेन जो है स्पर्म, ये बाहर आ जाएगा। यही वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम लोगों ने बात की कि ईश्वर ने हमें कैसे मनुष्यों को एक नया मनुष्य बनाने की कैपेसिटी दी है। आज हमने बात किया है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन के कितने सारे तरीके हैं। फिर हमने बात किया है गैमेट्स के बारे में। गैमेट्स वह सेल है जिसमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है। सारे सेल में कैपेसिटी तो होती नहीं है, जिस सेल में कैपेसिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं गैमेट्स। वो गैमेट्स कितने तरह का होता है? मेल के लिए मेल गैमेट्स, फीमेल के लिए फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स का एक स्पेशल नाम है स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स का नाम है ओवम। मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी जर्नी कैसी होती है, उस पर आज हम लोगों ने चर्चा कर लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के माध्यम से, एक टॉपिक के तहत, जिसमें हम लोगों ने बात किया है टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस होता कहाँ है? आउटर एक पाउच होता है, हमारे शरीर के बाहर एक पाउच होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। उसमें 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस का काम है, प्राइमरी काम तो है आपका प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। दूसरा काम होता है टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन। स्पर्म बनता कहाँ है, तो वो भी हम लोगों ने बात कर लिया। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बारे में बात किया, सर्टोरी सेल्स के बारे में बात किया, एफएसएच के बारे में जब हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ से जो टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन होता है, लेडिक सेल्स के बारे में, लेडिक सेल्स के बारे में मैंने बात करना अभी नहीं बात कर पाया, सॉरी, किसी और क्लास में बात कर लूँगा लेडिक सेल्स के बारे में कि कैसे वो सेल जो है टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करवाता है। फिर हम लोगों ने बात किया कि स्पर्म का तो फॉर्मेशन हो गया है, अब वो स्टोर कहाँ होगा? एपिडिडाइमिस में स्टोर होगा, स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म कहलाता है। फिर वो जाएगा कैसे? उसका रास्ता जो है, इसको कहते हैं स्पर्म डक्ट या वैज डिफरेंस, और यहाँ आकर उसमें एक फ्लूइड मिल जाता है। सेमिनल वेसिकल्स जो है उसमें फ्लूइड देता है, इंक्लूडिंग ये जंक्शन के पास एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वो भी इसमें फ्लूइड में अपना योगदान देता है। और ये क्या कराते हैं, इसको बहुत ही, इसकी मोबिलिटी को आसान कर देते हैं। वो किस नेचर का होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि यूरिन और ये स्पर्म दोनों का रास्ता कॉमन है, दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। तो ये यूरिन के पास होने के कारण ये एसिडिक ट्रैक हो जाता है, तो एसिड से वो ख़राब हो जाएगा स्पर्म, इसीलिए अल्कलाइन इन नेचर रहता है। और जैसे ही स्पर्म में वो फ्लूइड मिल गया तो उसको सीमेन कहते हैं। आज हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली है। अगली क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसका अच्छे से नोट्स बनाइए। ये बहुत ही सदाबहार टॉपिक है जो हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ बता दीजिएगा कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कौन सा है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।